स्टूडेंट्स, सरस्वती एकेडमी पानीपत के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे महात्मा गांधी, मतलब नेशनल जीके से लेकर हरियाणा के अंदर पूरा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी के मतलब जन्म से लेकर पूरे नाम से लेकर पिता के नाम से लेकर पूरा लास्ट डिटेल तक मृत्यु तक पढ़ेंगे। और इवन टू महात्मा गांधी हरियाणा एसएससी या एसएससी हो या एमटीएस हो, बहुत ही फेवरेट टॉपिक है और बहुत आसान भी है, बहुत इजी और फेवरेट टॉपिक है जिसको हम स्टार्ट करें महात्मा गांधी को। देखो इसके अंदर एक एक पॉइंट, छोटे से छोटा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो पहले बात करते हैं कि जो महात्मा गांधी थे इनका पूरा नाम क्या था। सबसे पहले कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था। मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी, ये था महात्मा गांधी का पूरा नाम। एमटीएस के अंदर पूछा जा चुका है महात्मा गांधी का पूरा नाम। लास्ट 2019 के अंदर एमटीएस का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया था महात्मा गांधी की माता का नाम। तो यानी कि एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। अगर हम बात करें महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था, करमचंद गांधी। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या है, करमचंद गांधी। अगर महात्मा गांधी की माता का नाम, तो माता का नाम है पुतली बाई। इनकी पत्नी का नाम, वाइफ का नाम है कस्तूरबा, जिनको बा के नाम से भी जाना जाता है। मतलब बा के नाम से किसको जाना जाता है, महात्मा गांधी की पत्नी जिनका नाम क्या है, कस्तूरबा। इनके पिता को जाना जाता है काबा के नाम से। पत्नी को जाना जाता है बा के नाम से और इनके पिता को जाना जाता है काबा के नाम से। और पिता का नाम क्या है, करमचंद गांधी। माता का नाम है पुतली बाई और पत्नी का नाम है कस्तूरबा गांधी। अगर हम बात करें महात्मा गांधी के जन्म की, तो इनका जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर। ये तो सभी को याद होगा, लेकिन अब हमें फोकस किस पर रखना है, 1869 पर। 2 अक्टूबर 1869 के अंदर महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो मृत्यु कब हुई थी, 30 जनवरी 1948 में। जन्म कब हुआ, 2 अक्टूबर 1869 में। शायद ये इजी लग रहा होगा लेकिन इंपॉर्टेंट है ये। मृत्यु कब हुई, 30 जनवरी 1948 के अंदर। महात्मा गांधी की जो प्रिय शिष्य हुआ करती थी उनका नाम क्या था, मीराबेन। अब देखो ये इंग्लैंड से बिलोंग करती थी। ये जो नाम दिया गया ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। एक्चुअल जो इनका नाम था, एक्चुअल नाम है मैडलिन स्लेड। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, हरियाणा क्लर्क के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, जी.के. गोखले, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। जी.के. गोखले या फिर हम बोल सकते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, जी.के. गोखले। ये थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। नाम मोहनदास करमचंद गांधी, पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतली बाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा। जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में, मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 में। इनके जो मतलब प्रिय शिष्य थी वो कौन थी, मीराबेन। लेकिन उनका जो वास्तविक नाम था वो क्या था, मैडलिन स्लेड। उनके बाद जो उनके राजनीतिक गुरु हुआ करते थे वो कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि जी.के. गोखले। महात्मा गांधी के 4 पुत्र भी थे, देवी लाल, एक थे मणिलाल, रामदास, देवदास। ये महात्मा गांधी के 4 पुत्र। लेकिन 5वां पुत्र जिनका नाम था जमुना लाल बजाज, जमुना लाल बजाज को महात्मा गांधी के 5वें पुत्र की उपाधि दी गई थी। यानी कि इनको माना गया था, एक्चुअल में महात्मा गांधी के सिर्फ 4 पुत्र थे, देवीलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। जो 5वें पुत्र की उपाधि किनको दी गई थी, जमुना लाल बजाज को।
अब बात करते हैं महात्मा गांधी ने मतलब इतने बड़े लेवल पर सत्याग्रह की शुरुआत की। एक्चुअली में महात्मा गांधी मतलब पुस्तकें पढ़ने का, बुक पढ़ने का काफ़ी शौक था। महात्मा गांधी एक बुक थी जिसका नाम था सिविल डिसओबीडेंस, जो कि हेनरी के मतलब उसके लेखक थे। उस बुक से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे और उसी बुक से मतलब उन्होंने ये सत्याग्रह की जो शुरुआत की थी उसी बुक से प्रेरित होकर की थी। लेकिन ये इतने बड़े लेवल पर जो काम किए थे वो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से स्टार्ट किए थे। उनका भी कारण है। देखो, सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि महात्मा गांधी ने मतलब पढ़ाई कहाँ से की, इंग्लैंड कब गए थे, दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, कब उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की थी। अगर हम बात करें स्टडी से रिलेटेड, मतलब महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था पोरबंदर गुजरात के अंदर, वहाँ से उन्होंने स्टडी स्टार्ट की। लेकिन 1889 से 1891, अब देखो अगर ना यहाँ पर अगर आपको 88 लिखा मिले तो भी गलत नहीं है, क्योंकि वो गए तो इंग्लैंड कब थे 88 में, लेकिन उन्होंने जो लॉ की स्टडी कंप्लीट की थी वो कब से कब तक की थी, 1889 से लेकर 91 तक। 1889 से 91 तक महात्मा गांधी कहाँ पर रहे थे, इंग्लैंड में। और किस लिए रहे थे, लॉ की स्टडी के लिए, बैरिस्टर की स्टडी के लिए, लॉ की स्टडी के लिए, कानून की स्टडी के लिए महात्मा गांधी कहाँ पर गए थे, इंग्लैंड में। अब 91 के अंदर बैरिस्टर की स्टडी जैसे ही कंप्लीट हुई, महात्मा गांधी वापिस आए बम्बई के अंदर। बम्बई के अंदर या राजकोट के आसपास के एरिया के अंदर महात्मा गांधी के द्वारा कुछ केसों की सुनवाई की गई, लेकिन बहुत अच्छे लेवल पर वो काम नहीं कर पाए थे। इसलिए अब उनको ना ऑफर आता है साउथ अफ्रीका के अंदर से, दक्षिणी अफ्रीका के अंदर से। और वो ऑफर कब आता है, 1893 में। 1893 में महात्मा गांधी के द्वारा एक भारतीय मुसलमान हुआ करते थे जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला, उनके केस की सुनवाई के लिए दक्षिणी अफ्रीका से ऑफर आया था महात्मा गांधी को। मतलब 1893 के अंदर दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के द्वारा महात्मा गांधी को कहां पर बुलाया गया था, दक्षिणी अफ्रीका बुलाया गया था। अब जब महात्मा गांधी दादा अब्दुल्ला के केस की सुनवाई के लिए दक्षिणी अफ्रीका चले गए, दक्षिण अफ्रीका जाने के बाद महात्मा गांधी टर्बन के अंदर एक जगह है जिसका नाम है प्रिटोरिया। अब यहाँ से मतलब वो कुछ डिस्टेंस ट्रेन के जरिए कवर कर रहे थे, जहाँ पर बीच में एक स्टेशन आता है जिसका नाम है मैरिशबर्ग। मतलब इस जब डिस्टेंस को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका के अंदर ट्रेन से कवर कर रहे थे तो उन्होंने टिकट ली थी फर्स्ट क्लास कोच की। अब वहां पर मतलब अंग्रेजों के द्वारा रंग की वजह से भेदभाव किया जाता था, मतलब वो फर्स्ट क्लास के डिब्बे में नहीं बैठ सकते थे। इसी वजह से महात्मा गांधी को मतलब ए क्लास का, ए ग्रेड का, फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बावजूद भी महात्मा गांधी को ट्रेन से उतरने के लिए कहा। लेकिन महात्मा गांधी पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि मैंने तो टिकट ली है, मतलब महात्मा गांधी को बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माने। और महात्मा गांधी के नहीं मानने पर जब उनको ट्रेन से धक्का मारकर उतार दिया गया, किस स्टेशन पर, मैरिशबर्ग स्टेशन पर, वहीं से महात्मा गांधी ने ये सोच लिया था। एक्चुअल में महात्मा गांधी को अब तक ये पता ही नहीं था कि मतलब किस तरीके से अंग्रेजों के द्वारा भारत में या फिर दक्षिणी अफ्रीका के अंदर किस तरीके से भेदभाव किए जा रहे, किस तरीके से अत्याचार किए जा रहे। महात्मा गांधी यहीं से मतलब दक्षिणी अफ्रीका में जाने के बाद ही उन्हें पता चलता है कि किस तरीके से दक्षिणी अफ्रीका के अंदर भेदभाव, रंग की वजह से भेदभाव किए जा रहे हैं। और इसी वजह से 1894 के अंदर महात्मा गांधी एक ग्रुप तैयार करते हैं जिसका नाम रखा जाता है नटाल कांग्रेस। और इस नटाल कांग्रेस की स्थापना भी महात्मा गांधी के द्वारा कहाँ पर की गई थी, दक्षिणी अफ्रीका के अंदर। मतलब लोगों का एक ग्रुप शामिल किया गया जिसमें वो लोगों को जागरूक करेंगे और मतलब ताकि वो क्या कर सके, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति कर तो बहुत सकता है लेकिन फिर भी उसकी आवाज़ को इतनी मान्यता नहीं मिलती, इसलिए उसने क्या किया, एक ग्रुप तैयार किया और उस ग्रुप का नाम रखा गया था नटाल कांग्रेस। और इसकी शुरुआत भी महात्मा गांधी के द्वारा कहाँ पर की गई थी, दक्षिणी अफ्रीका के अंदर।
अब जब ग्रुप तैयार किया गया तो लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए कोई जरिया होना चाहिए, इसीलिए महात्मा गांधी क्या करेंगे, 1904 में एक न्यूज़पेपर की स्टार्टिंग की जिसका नाम है इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया और इसके लिए जो लैंग्वेज रखी गई थी वो लैंग्वेज है टैग। टैग से हम याद रख सकते हैं कि किस भाषा का प्रयोग इस न्यूज़पेपर के लिए किया गया था। टैग के अंदर जो टी शब्द है, इस टी का मतलब है तमिल भाषा, ई का मतलब इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी भाषा, जी का मतलब है गुजराती भाषा, एच का मतलब है हिंदी भाषा। ये वो 4 लैंग्वेज हैं जिनके अंदर इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर प्रकाशित किया गया। इसकी शुरुआत किसने की, महात्मा गांधी ने। कहाँ पर शुरुआत की है, दक्षिणी अफ्रीका के अंदर। इसके बाद महात्मा गांधी ने 1906 के अंदर पंजीकरण प्रमाण पत्र का विरोध किया। देखो ये पंजीकरण प्रमाण पत्र था क्या, जैसे अभी करंट में जैसे आधार कार्ड बनाए जाते हैं इंडिया के अंदर, तो वैसे ही दक्षिणी अफ्रीका के अंदर पंजीकरण प्रमाण पत्र स्टार्ट किया जाता था और ये सिर्फ भारतीयों के लिए था। मतलब अगर सभी के लिए कोई सर्टिफिकेट तैयार किया जाता तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ भारतीयों के लिए था और ये कहा गया था चाहे कितनी भी इमरजेंसी क्यों ना हो, भारतीयों को लगभग 8 बजे के बाद मतलब रात के समय में भारतीयों को बाहर निकलने या मीटिंग करने की या सभा इकट्ठी करने की परमिशन नहीं होती थी। दक्षिणी अफ्रीका के अंदर भारतीय सिर्फ दिन के समय में बाहर जा सकते थे अपने काम करने के लिए, उनको किसी सभा का गठन करने का अधिकार नहीं होता था। और ये भी कहा गया था कि अगर जिसके पास ये पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं होगा वो घर से बाहर नहीं निकल सकता। मतलब अगर घर से बाहर निकलना है तो उसके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अब महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया क्योंकि ये सिर्फ भारतीयों के लिए था कि अगर भारतीय घर से बाहर निकलेंगे तो उनको ये सर्टिफिकेट अपने पास रखना पड़ेगा, अदरवाइज वो घर से बाहर नहीं निकल सकते। महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया, सर्टिफिकेटों को जला दिया और यहीं से महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह की शुरुआत की थी। क्योंकि महात्मा गांधी के जो फेवरेट शब्द होते हैं सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह, महात्मा गांधी के जो फेवरेट शब्द हैं इनमें से ये जो सत्याग्रह है, सत्य के लिए आग्रह करना, इसकी जो पहली बार शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी, दक्षिणी अफ्रीका से। मतलब इंडिया आने के बाद भी भारत के अंदर जो पहली बार प्रथम सत्याग्रह की जो शुरुआत होगी वो 1917 में होगी, लेकिन भारत में आने से पहले महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की थी, दक्षिणी अफ्रीका से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की थी, दक्षिणी अफ्रीका से की थी। महात्मा गांधी ने के जरिए इन सर्टिफिकेटों को जला दिया गया और इसी वजह से 1908 में महात्मा गांधी पहली बार जेल गए थे। इसी की वजह से देखो 1919 में भारत आने के बाद भी महात्मा गांधी पलवल से, हरियाणा के पलवल से गिरफ्तार होंगे, लेकिन महात्मा गांधी की पहली बार जो गिरफ्तारी थी वो कब से मानी जाती है, 1908 में। कहाँ से, दक्षिणी अफ्रीका से। इसके बाद का जो पॉइंट है वो आता है 1913 के अंदर। 1913 के अंदर दक्षिणी अफ्रीका के अंदर भारतीयों पर एक पोल टैक्स लगाया जाता था जिसको गिरमिटिया भी बोला जाता है। अब ये गिरमिटिया क्या है, किन लोगों के लिए यूज़ किया जाता है या फिर ये पोल टैक्स क्या है। मतलब पहले भारत के अंदर से कुछ मजदूरों को लेकर जाया जाता था दक्षिण अफ्रीका के अंदर सिर्फ काम करने के लिए। अब मतलब जो मजदूर होते थे, मतलब फैमिली में सिर्फ एक ही व्यक्ति होता था काम करने के लिए, उनको ये लेकर जाते थे क्योंकि वो मजबूर होते थे काम करने के लिए। अब इनको ना मतलब भारत से जिन मजदूरों को काम करने के लिए दक्षिण अफ्रीका में लेकर जाया जाता था उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था, 10 सालों का, 20 सालों का, 25 सालों का, इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होते थे। उस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए उनको ये कहा जाता था कि मान लो 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो 25 साल तो भारत का मजदूर कहाँ पर काम करेगा, दक्षिण अफ्रीका के अंदर।
उसके बाद उसको दक्षिणी अफ्रीका के अंदर नहीं रुकने की परमिशन होती थी। उसके बाद उसको दक्षिणी अफ्रीका को छोड़कर वापस से कहां पर आना था, भारत में। लेकिन वो मजदूर थे, अब उनकी फैमिली में काम करने वाला एक व्यक्ति था और वही दक्षिण अफ्रीका में चला गया। तो अब वो सोचते थे कि पता नहीं कि उनकी फैमिली पीछे बची होगी या कहां पर होगी, उनको पता ही नहीं होता था। तो इसलिए वो लोग सोचते थे कि हम वापस से भारत में नहीं जाएंगे, दक्षिण अफ्रीका में ही रुकेंगे। लेकिन दक्षिणी अफ्रीका के अंदर रुकने के लिए उनको टैक्स देना पड़ता था और वो टैक्स किस नाम से जाना जाता था, पोल टैक्स। अभी गिरमिटिया क्या है, जिन व्यक्तियों को कॉन्ट्रैक्ट के जरिए भारत से दक्षिण अफ्रीका में लेकर जाया जाता था काम करने के लिए, उन व्यक्तियों को क्या कहा जाता था, गिरमिट। व्यक्तियों को क्या कहा जाता था, गिरमिट। और उनसे जो टैक्स लिया जाता था उसको क्या कहा जाता था, गिरमिटिया या पोल टैक्स। अब इसके बाद महात्मा गांधी भारत में लौटेंगे। एक बार हम इसको फिर से रिवाइज कर दें, फिर भारत में जब महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 में आएंगे उसके बारे में पढ़ते हैं। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, पिता का नाम करमचंद गांधी, जिनको काभा के नाम से भी जाना जाता है। माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा, जिनको बा के नाम से भी जाना जाता है। 1883 के अंदर महात्मा गांधी की शादी हुई थी। जन्म 2 अक्टूबर 1869 में, मृत्यु 30 जनवरी 1948 के अंदर नथुराम गोडसे के द्वारा बिड़ला हाउस में लगभग 5:15 ऐसा टाइम बोलते हैं कि 5:15 के अंदर बिड़ला हाउस के अंदर जो सभा का शाम का आयोजन किया जाता था उसके अंदर महात्मा गांधी को नथुराम गोडसे के द्वारा मारा गया था। इनके जो प्रमुख प्रिय शिष्य हुआ करती थी मीराबेन, जिनका वास्तविक नाम क्या है, मैडलिन स्लेड। उसके बाद महात्मा गांधी के राजनीति गुरु, इंपॉर्टेंट है, हरियाणा एसएससी के द्वारा पूछा जा चुका है, राजनीति गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। 4 बेटे थे, देवीलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। 5वां जिनको पुत्र माना गया था जमुना लाल बजाज। सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, ये महात्मा गांधी के फेवरेट काम हुआ करते थे, फेवरेट वचन थे, शब्द थे। महात्मा गांधी पोरबंदर गुजरात के रहने वाले थे, जहां पर उनका जन्म हुआ था। मतलब जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था और कहां पर हुआ था, पोरबंदर गुजरात में। लेकिन महात्मा गांधी लॉ की स्टडी के लिए, बैरिस्टर की स्टडी के लिए कहां पर गए, इंग्लैंड में। कब गए, 1889 से 91 तक इंग्लैंड में रहे थे लॉ की स्टडी के लिए, कानून की पढ़ाई के लिए, जिसको क्या कहा जाता है, बैरिस्टरी की स्टडी। उसके बाद महात्मा गांधी वापस भारत में लौटे, बम्बई में, बम्बई के आसपास, पोरबंदर के, राजकोट के आसपास उन्होंने कुछ काम किए। लेकिन 1893 में महात्मा गांधी को दक्षिणी अफ्रीका से ऑफर आया, किसके द्वारा, दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के द्वारा। फिर वो कहाँ पर चले गए, दक्षिणी अफ्रीका के अंदर। वहाँ पर टर्बन से प्रिटोरिया तक का जो डिस्टेंस वो कवर कर रहे थे, वहाँ पर रंग की वजह से उनको ट्रेन से धक्का मारकर नीचे उतार दिया गया था। और उसी दिन से महात्मा गांधी ने सोचा था कि ये जो रंग की वजह से या अंग्रेजों के द्वारा जिस भी तरीके से कोई भी कारण, किसी भी कारण से अत्याचार किए जा रहे हैं, उनको रोकना है। और इसी वजह से महात्मा गांधी के द्वारा एक ग्रुप तैयार किया गया 1894 में, यानी कि नटाल कांग्रेस की स्थापना कहां पर की गई, दक्षिणी अफ्रीका में। कब की गई, 1894 में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कब गए, 1893 में। दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी जो केस की सुनवाई के लिए महात्मा गांधी कहां पर गए, दक्षिणी अफ्रीका में। नेक्स्ट पॉइंट आता है 1904 में महात्मा गांधी के द्वारा एक अखबार की शुरुआत की गई थी जिसका नाम है इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर। इस न्यूज़पेपर की जो लैंग्वेज थी वो क्या थी, टैग यानी कि टी से तमिल, ई से अंग्रेजी, जी से गुजराती भाषा, एच से हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया था। उसके बाद महात्मा गांधी के द्वारा, क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम सत्याग्रह की शुरुआत कहां से की गई, दक्षिणी अफ्रीका से। अगर ये भी पूछे ना पहले सत्याग्रह की शुरुआत कब की गई, तो 1906। अगर ये पूछे ना भारत में कब की गई, तब क्वेश्चन अलग होगा, 1917। लेकिन यहां पर पूछा गया है पहले सत्याग्रह की शुरुआत 1906 से। किसकी वजह से, पंजीकरण प्रमाण पत्र की वजह से, क्योंकि ये सिर्फ भारतीयों के लिए था।
कि अगर भारतीयों के पास ये सर्टिफिकेट नहीं होगा तो उनको घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं होगी। इसी वजह से महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया था। 1908 में इसी विरोध की वजह से महात्मा गांधी पहली बार जेल गए। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका के अंदर। 1913 के अंदर गिरमिटिया या पोल टैक्स का विरोध महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। गिरमिटिया जो व्यक्ति भारत से कॉन्ट्रैक्ट के जरिए दक्षिण अफ्रीका में जाते थे उनको कहा जाता था गिरमिट। उन पर जो टैक्स लगाया जाता था उसको कहा जाता था गिरमिटिया और उसी को कहा जाता था पोल टैक्स। अब आते हैं महात्मा गांधी भारत के अंदर। नौ जनवरी 1915, ये तारीख मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से कहाँ पर लौटे थे? इंडिया में, बम्बई में। इंडिया में 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी कहाँ पर लौटे थे? भारत में वापस लौटे। इसी वजह से 9 जनवरी को क्या, कौन सा दिन, कौन सा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस। भारतीय प्रवासी दिवस, NRI डे सेलिब्रेट कब किया जाता है? 9 जनवरी को। लेकिन इसकी शुरुआत कब से हुई थी? यानी कि 1915 से इसकी शुरुआत नहीं हुई थी प्रवासी दिवस की, इसकी शुरुआत हुई थी 2003 से। लेकिन ये पहले 2003 से जब इसकी शुरुआत की गई थी तब ये कहा गया था कि हर साल सेलिब्रेट किया जाएगा। लेकिन 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद से 2015 से ये कहा गया था हर 2 साल के बाद मतलब क्या सेलिब्रेट किया जाएगा? NRI डे, भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाएगा। यानी कि 2015, 2 साल बाद 2017, 2 साल बाद 2019, फिर 21। अगर कोई इमरजेंसी आती है तो ना भी सेलिब्रेट किया जाए, लेकिन ये डिसाइड किया गया कि हर 2 साल के बाद क्या मतलब सेलिब्रेट किया जाएगा? भारतीय प्रवासी दिवस। लेकिन इसकी पहली बार शुरुआत कब से मानी जाती है? 2003 से। किस वजह से मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 के अंदर महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से कहाँ पर लौटे थे? भारत के अंदर वापिस लौटे थे। अब यहाँ पर इस समय पर प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। महात्मा गांधी के द्वारा लोगों को समझाने पर एक मित्र राष्ट्र के रूप में भारत भी विश्व युद्ध के अंदर शामिल हुआ था। महात्मा गांधी ने मतलब आते ही सोचा था, ये विचार आए थे महात्मा गांधी के अंदर कि हमें कुछ करना चाहिए, मतलब लोगों को जिस तरीके से अंग्रेजों के द्वारा अत्याचार किए जा रहे हैं उनको रोकना चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, उनके द्वारा महात्मा गांधी को ये समझाया गया कि पहले लोगों के विचार सुनो, पहले लोगों को जागरूक करो, क्योंकि एकदम से लोग जागरूक नहीं होंगे। पहले लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, अपने संगठन तैयार करने पड़ेंगे, अपने ग्रुप तैयार करना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। इसीलिए महात्मा गांधी ने 1915 में ऐसा कुछ नहीं किया। अब महात्मा गांधी को बुलावा आता है चंपारण से, बिहार से, और वो कब आता है? 1917। यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टार्ट होता है, जो कि हरियाणा SSC 2019 क्लर्क के अंदर भी पूछे जा चुके क्वेश्चन है। 2019 में जो क्लर्क का एग्जाम हुआ था उसमें भी आप उठाकर देखना, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। 2016 के अंदर पलवल से अप्रैल 1919 पलवल, यानी कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, तो फोकस रखना। 1917 में चंपारण, 1917 में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुई। यानी कि जंगह का नाम है, चंपारण जंगह का नाम है, जो कि कहाँ पर पड़ती है? बिहार के अंदर। यहाँ पर इस सत्याग्रह की शुरुआत की गई, इसलिए इसका नाम रख दिया गया चंपारण सत्याग्रह। अब यहाँ पर मुद्दा क्या था? यहाँ पर इस सत्याग्रह का मेन मुद्दा रखा गया था नील का उत्पादन। मतलब मेन कारण क्या था? नील उत्पादन।
यानी कि यहाँ के लोगों को जबरन नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। और नील की खेती करने के लिए भी एक पद्धति प्रयोग की जाती थी जिसका नाम था 3 कठिया पद्धति। मतलब जो मेथड प्रयोग किया जाता था उस मेथड का नाम क्या था? 3 कठिया मेथड का प्रयोग किया जाता था। इस 3 कठिया मेथड का मतलब क्या है कि आपके पास जो टोटल ज़मीन है उस ज़मीन के 20 हिस्से किए जाएंगे और उन 20 हिस्सों में से जो 3 हिस्से सबसे ज़्यादा उपजाऊ होंगे उस पर क्या किया जाएगा? नील का उत्पादन करवाया जाएगा, नील की खेती की जाएगी। और नील की खेती करने का मतलब था जो मिट्टी की फर्टिलिटी, जो उपजाऊ क्षमता होती है वो ख़त्म हो जाना। यानी कि जहाँ पर नील की खेती की जाएगी उस मिट्टी की उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाएगी। इसी वजह से उन लोगों ने इसका विरोध किया था। यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा 1917 में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। इसके लिए मेन मुद्दा क्या रखा गया था? नील उत्पादन। नील की खेती करवाने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता था, किस मेथड का प्रयोग किया जाता था? 3 कठिया। इसका मतलब टोटल 20 हिस्से किए जाएंगे जिनमें से 3 हिस्सों पर नील की खेती की जाएगी जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होंगे। यहाँ पर महात्मा गांधी को बुलाया किसके द्वारा गया था? राजकुमार शुक्ल के द्वारा। लेकिन नॉर्मली हम पढ़ते हैं राजकुमार शुक्ला के द्वारा कि महात्मा गांधी को चंपारण में किसके द्वारा बुलाया गया था? पूछा हुआ क्वेश्चन है, हरियाणा एसएससी के द्वारा, राजकुमार शुक्ला के द्वारा। और इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन देखो अभी अभी बताया गया था, अगर सिर्फ पूछा जाए महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम सत्याग्रह की शुरुआत, तो वो तो हमने पढ़ लिया दक्षिण अफ्रीका से। लेकिन अगर ये पूछा जाए भारत में महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम सत्याग्रह की शुरुआत कब की गई, भारत में अगर पूछा जाए भारत में महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम सत्याग्रह की शुरुआत कब की गई? 1917 में। या उस सत्याग्रह का नाम क्या है? चंपारण सत्याग्रह। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद बात होती है 1918 के अंदर। 1918 के अंदर 2 सत्याग्रह स्टार्ट हुए थे जिनमें नाम आता है अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। अब देखो इसके अंदर क्या था। 1918 के अंदर मतलब अहमदाबाद के अंदर प्लेग की बीमारी फैली हुई थी। उस बीमारी की वजह से जो मज़दूर थे, मतलब क्योंकि बहुत ज़्यादा डेथ हो रही थी, तो इसी वजह से मील के मज़दूर काम छोड़कर जाने लगे। अब अगर सभी मज़दूर काम छोड़कर चले जाएंगे तो फिर मील के अंदर काम कौन करेगा? इसी वजह से मील मालिक ने मज़दूरों को ऑफ़र दिया कि अगर आप इस बीमारी के अंदर भी मील के अंदर काम करोगे तो आपकी सैलरी के अंदर 50% का इंक्रीमेंट किया जाएगा। अब उन्होंने कहा कि जो गरीब मजदूर व्यक्ति थे उन्होंने सोचा अगर हम मतलब मृत्यु होनी होगी तो अगर हम जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ पर भी होगी, अगर नहीं होनी होगी तो यहाँ पर भी कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने सोचा कि जिनकी इनकम 10,000 होगी उनको 15,000 रुपये मिलेगी, यानी कि 50% का इंक्रीमेंट किया गया, जिसकी वजह से कुछ मजदूर वहाँ पर प्लेग की बीमारी के दौरान भी काम करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन अब जैसे ही बीमारी ख़त्म हुई मज़दूर वापस आने लगे। अब उन्होंने कहा कि आपको ये जो 50% का जो ऑफ़र दिया गया था ये अब कैंसिल किया जाता है, यानी कि अब आपको जो पुरानी सैलरी होती थी वही दी जाएगी। अब मज़दूरों ने कहा कि इमरजेंसी के समय में, मजबूरी के समय में तो हमने काम किया, तब तो आपने 50% का इंक्रीमेंट दिया, और अब जैसे ही मज़दूर वापस आने लगे हैं आप हमारे इंक्रीमेंट को ख़त्म कर रहे हो। तो उन्होंने इसी वजह से आंदोलन या सत्याग्रह की शुरुआत की। लेकिन महात्मा गांधी के द्वारा समझाने पर मतलब मजदूर तो 50% पर रुके रहे, मिल मालिक बिल्कुल 0% पर, तो ये बाद में समझौता हुआ 35% पर। और ये समझौता हुआ कैसे? भूख हड़ताल के जरिए। महात्मा गांधी के द्वारा पहली बार भूख हड़ताल कब की गई? 1918 में। किस आंदोलन के जरिए की गई है? अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन के जरिए।
पहली बार सत्याग्रह दक्षिणी अफ्रीका में, भारत का प्रथम सत्याग्रह 1917 में चंपारण सत्याग्रह, महात्मा गांधी के द्वारा पहली बार भूख हड़ताल पर 1918 में, और किस आंदोलन के जरिए, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के जरिए 1918 में ही। और क्या काम हुए थे, खेड़ा सत्याग्रह, ये गुजरात के अंदर खेड़ा भी जगह का नाम है, जहां पर देखो इनको ना मतलब किसानों पर टैक्स लिए जाते थे, इनको ऑफर दिए, मतलब ये कहा जाता था अगर मतलब 1/4 हिस्सा फसल का अच्छा होता है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन अगर आपकी फसल खराब होगी तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अंग्रेजों को अब मतलब जब उनको टैक्स की लत लगी, अब चाहे फसल अच्छी हो, फसल बर्बाद हो या फसल खराब हो, इन्हें कोई मतलब नहीं होता था, इन्हें मतलब होता था सिर्फ टैक्स से। लेकिन वहां पर किसानों ने कहा कि जब मतलब बाढ़ आने की वजह से, सूखा पड़ने की वजह से वो मतलब फसल बिल्कुल खराब हो चुकी थी, जिसकी वजह से किसान टैक्स नहीं दे सकते थे, लेकिन अंग्रेजों ने कहा चाहे कुछ भी हो हमें तो टैक्स चाहिए। इसी वजह से खेड़ा के किसानों के द्वारा सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। और पॉइंट क्या है यहाँ पर, किसके द्वारा खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी, किसानों के जरिए। क्यों, टैक्स की वजह से, क्योंकि वो टैक्स नहीं देना चाहते थे, इस वजह से। यहाँ पर हमें सिर्फ इतना याद रखना है, खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी, 1918 में, चंपारण 1917, अहमदाबाद 1918। महात्मा गांधी भारत कब लौटे, 9 जनवरी 1915 में। 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इसके बाद 2019 क्लर्क में पूछे हुए क्वेश्चन, डेट पूछी गई थी 18 मार्च 1919। 18 मार्च 1919 को क्या हुआ था, रोलेट एक्ट पारित किया गया था। क्वेश्चन पूछा गया था रोलेट एक्ट कब पारित किया गया था, और कंप्लीट डेट 18 मार्च 1919 में। रोलेट एक्ट कब पारित किया गया, 18 मार्च 1919 में। अब ये था क्या, मतलब बहुत सारे सिडनी के मतलब एक कमेटी बनाई गई थी, सिडनी कमेटी, मतलब रोलेट सिडनी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, इसलिए उसका नाम रख दिया गया सिडनी कमेटी। अब उस कमेटी के जरिए एक्ट पारित किया गया जिसका नाम था रोलेट एक्ट। अब इस एक्ट के अंदर क्या चीजें थी, अगर कोई भी मतलब मेन कारण क्या था इस एक्ट को स्टार्ट करने का, कि कोई भी क्रांतिकारी हमारे खिलाफ आवाज ना उठा सके। क्रांतिकारियों को दबाने के लिए ही उन्होंने इस एक्ट की शुरुआत की थी। इस एक्ट के जरिए ये कहा गया था अगर किसी व्यक्ति पर शक भी हुआ ना, तभी उसको क्या कर लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ना वो अपनी सफाई पेश कर सकता, ना अपने लिए वकील कर सकता, मतलब कुछ नहीं कर सकता। अगर किसी व्यक्ति पर शक भी हुआ तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी वजह से अब देखो, हो सकता है शक वैसे हुआ हो, जरूरी थोड़ा ना उसने कुछ गुनाह किया हो तभी उसको गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा अगर शक भी हुआ, मतलब मेन मुद्दा तो क्या था, क्रांतिकारियों को दबाना था। इसी वजह से 18 मार्च 1919 में रोलेट एक्ट पारित किया गया था। अब जब बिना कारण किसी को गिरफ्तार किया जाएगा तो इन्होंने कहा, तो रोलेट एक्ट को इसी वजह से कुछ अन्य नाम दिए गए, वो नाम क्या थे, काला कानून। यानी कि रोलेट एक्ट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसी को क्रांतिकारी या अराजकता, क्रांतिकारी या अराजकता अधिनियम भी कहा जाता है। मतलब क्रांतिकारियों को दबाने के लिए अधिनियम स्टार्ट किया गया था, इसी वजह से इसको मेन तो तौर पर क्या कहा जाता है, काला कानून। अब ये कानून में काला कानून क्यों कहा गया, क्योंकि ये बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून था। मतलब यहाँ पर ना तो अपने लिए कहीं पर जाकर किसी से अपील कर सकते, अपनी सफाई पेश कर सकते, और ना ही वकील कर सकते। अगर शक हुआ है तो उसकी गिरफ्तारी जरूर होगी। और इसी एक्ट के जरिए 10 अप्रैल
1919 को 2 क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी हुई, जिनमें नाम आता है डॉक्टर सत्यपाल का और दूसरा नाम आता है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू का। इसी एक्ट के तहत इन 2 क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी हुई, जिस वजह से लोगों ने 13 अप्रैल 1919 को एक सभा का गठन किया था, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से। देखो पहले एक बार यहाँ तक रिपीट कर दूं, उसके बाद इसको रफ करके आगे पढ़ेंगे। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 में भारत लौटे। उसी वजह से 9 जनवरी के दिन को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 2003 से। महात्मा गांधी अत्याचारों को रोकने के लिए यहीं से कुछ काम करना चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के समझाने पर उन्होंने सत्याग्रह की या फिर किसी भी मुद्दे की शुरुआत उन्होंने नहीं की। फिर उन्होंने राजकुमार शुक्ला के द्वारा महात्मा गांधी को चंपारण बुलाया गया था। कब? 1917 में, जहां से महात्मा गांधी के द्वारा किसकी शुरुआत की गई थी? चंपारण सत्याग्रह की। यह भी जगह का नाम है जहां पर इस सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। इसी वजह से इस सत्याग्रह का नाम क्या रख दिया गया? चंपारण सत्याग्रह। मेन मुद्दा क्या था इस चंपारण सत्याग्रह का? नील की खेती। नील की खेती करवाने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता था? 3 कठिया पद्धति का प्रयोग किया जाता था। इसी वजह से महात्मा गांधी ने या अन्य व्यक्तियों के द्वारा इसका विरोध किया गया था। पॉइंट इंपॉर्टेंट, भारत में महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम सत्याग्रह की शुरुआत कब की गई? चंपारण सत्याग्रह से 1917 में। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ। 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। 1919 18 मार्च, डेट इंपॉर्टेंट है, 18 मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था, जिसको काला कानून भी कहा जाता है। ये काला कानून क्यों कहा गया था? क्योंकि इसके अंदर बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का ये एक्ट था। इसके जरिए अगर शक भी हुआ तो उन व्यक्तियों को, उन क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी एक्ट के जरिए 10 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया, और इन्हीं की गिरफ्तारी की वजह से एक सभा का गठन किया जाएगा जलियांवाला बाग में। दस अप्रैल को जैसे ही डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हुई, उन्हीं की गिरफ्तारी की वजह से 13 अप्रैल 1919 के अंदर एक सभा का गठन किया गया। और इस सभा का गठन कहाँ पर किया गया? जलियांवाला बाग में। जलियांवाला बाग में इस सभा का गठन किया गया था। अब वहाँ पर लोगों ने सिर्फ इस मुद्दे पर विचार करने के लिए, सिर्फ अपने विचार रखने के लिए सभा का गठन किया गया था, लेकिन वहाँ पर जनरल डायर के द्वारा, जो कि उस समय पर उपराज्यपाल हुआ करते थे, गोलियां चलवाई गई, जिसकी वजह से इस कांड को क्या नाम दिया जाता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। डेट भी इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड हर एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, चाहे आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर देख सकते हो। 13 अप्रैल 1919 के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसके अंदर मतलब चारों तरफ से लगभग वो बंद होता था, बाहर आने जाने का एक ही रास्ता होता था। अब उसी जो आने जाने का एक रास्ता था, उसी पर जनरल डायर के द्वारा तोबे रखवाकर मतलब फायरिंग करवा दी। अब उसके अंदर 1000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी, लेकिन सरकारी रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ कितने लोग मारे गए थे? 379। लेकिन वैसे तो 1000 प्लस लोग मारे गए थे, लेकिन सरकारी रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ कितने लोग मारे गए? 379। क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस महीने में हुआ था? मतलब उस महीने को किस नाम से जानते हैं? बैसाख के नाम से।
जैसे होता है ना चैत्र माह, कार्तिक मास या बैसाख का महीना, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड बैसाख के महीने में हुआ था। अब यहाँ पर मतलब ये जो जनरल डायर थे, मतलब जो फायरिंग करवाई गई थी वो किसके द्वारा करवाई गई थी? जनरल डायर के द्वारा ये फायरिंग करवाई गई थी। अब ये फायरिंग करवा कर वापस मतलब अपने देश चले गए, इंग्लैंड चले गए। अब ऐसा माना जाता है कि एक मतलब बच्चा था उधम सिंह, जिसने सिर्फ ये सोचकर पढ़ाई की थी, मतलब मेन टारगेट ही क्या था उसकी लाइफ का? जनरल डायर को मारना। इसी वजह से उसने स्टडी की, वो इंग्लैंड गया और कब? 13 मार्च 1940 में, देखो डेट 13 अप्रैल 1919 में कांड हुआ था और इसी कांड का बदला कब लिया गया है? 13 मार्च 1940 में। किसके द्वारा? उधम सिंह के द्वारा। उधम सिंह के द्वारा किसको मारा गया? जनरल डायर को, इंग्लैंड जाकर। अब कहा तो ये भी जाता है कि वो दूसरा जनरल डायर था या वही जनरल डायर था, लेकिन इतिहास या हिस्ट्री क्या मानती है कि उधम सिंह के द्वारा जो उपराज्यपाल हुआ करता था उसी जनरल डायर को मारा गया था। कब? 13 मार्च 1940 को। किसके द्वारा? उधम सिंह के द्वारा। किसको मारा गया? जनरल डायर को। फायरिंग किसने करवाई थी? जनरल डायर ने। कब करवाई थी? 13 अप्रैल को। क्लियर है यहाँ तक? 1919 के अंदर, 1919 के अंदर ही खिलाफत आंदोलन। देखो अगर क्वेश्चन पूछा जाए ना खिलाफत और असहयोग आंदोलन, अगर क्वेश्चन खिलाफत और असहयोग आंदोलन ये दोनों पॉइंट इकट्ठे पूछे जाएं तब तो हमें 1920 याद रखना है। अगर खिलाफत और असहयोग आंदोलन इकट्ठे पूछे जाएं तो हमें कौन सी तारीख को याद रखना है? कौन से साल को याद रखना है? 1920 को। लेकिन अगर अकेला पूछा जाए खिलाफत आंदोलन तो हमें याद रखना है 1919। मतलब ये जो खिलाफत आंदोलन है ये तुर्की के अंदर एक खलीफा का पद होता था। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उस खलीफा के पद को तुर्की को कई हिस्सों में बांट दिया गया था, जिसकी वजह से तुर्की वासियों के द्वारा मतलब मुद्दे उठाए गए थे, जिसके जरिए महात्मा गांधी ने भी मेन योगदान दिया था। उसी खलीफा पद के लिए जो आंदोलन स्टार्ट किया गया था उस आंदोलन का नाम क्या? खिलाफत आंदोलन। और ये खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1919 के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट आता है असहयोग आंदोलन। इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं, मेन टारगेट फोकस रखना इन पर। हरियाणा एसएससी के भी फेवरेट है ये टॉपिक्स। असहयोग आंदोलन, देखो असहयोग से ही पता चल रहा है किसी व्यक्ति का सहयोग न देना, मतलब साथ न देना। तो यहाँ पर बहुत सारे व्यक्तियों के द्वारा अपनी उपाधि अंग्रेजों को लौटा दी गई, उनके द्वारा दिए जाने वाले कामों को छोड़ दिया गया, सरकारी नौकरियों को छोड़ दिया गया। अगर अंग्रेजों के द्वारा जो स्कूल थे, विश्वविद्यालय थे, वो जो खोले गए थे, उनके अंदर अपने बच्चों को नहीं जाने दिया। मतलब ये कहा गया कि आज के बाद अंग्रेजों के स्कूल हैं या काम हैं हम वो नहीं करेंगे, यानी कि अंग्रेजों का सहयोग हम नहीं करेंगे, बिल्कुल मना कर दिया गया। तो इसी वजह से उसका नाम क्या रखा गया उस आंदोलन का? असहयोग आंदोलन। तो ये जो असहयोग आंदोलन है 1920, मुद्दे क्या थे? अंग्रेजों का साथ ना देना, 1920 के अंदर सहयोग ना करना, बहुत सारी उपाधियों को वापस लौटा दिया गया। अब ये जो असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट तो हुआ, लेकिन ये सिर्फ चला 1922 तक। इसके बंद होने का कारण क्या है? 5 फरवरी 1922 के अंदर यूपी के अंदर जगह पड़ती है गोरखपुर। गोरखपुर के अंदर एक कांड हुआ, चोरी चोरा। अब कमेंट के अंदर ये भी लिखेंगे वो तो चोरा चोरी कांड था, लेकिन एक्चुअल में वो चोरी चोरा कांड है। नॉर्मली हम पढ़ते हैं चोरा चोरी कांड, लेकिन एक्चुअल नाम यही है। चोरी चोरा कांड हुआ गोरखपुर के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। इस कांड के अंदर लगभग 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। अब महात्मा गांधी को हिंसा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसी 5 फरवरी 1922 के कांड की वजह से एक सभा रखी गई थी 12 फरवरी 1922 को,
और इस सभा के अंदर ये डिसाइड किया गया था असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से लोग हिंसा पर आग भड़क उठी है, अगर ये इसी तरीके से चलती रही तो हमारे देश को बहुत सारा नुकसान हो सकता है। इसी वजह से असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। स्टार्ट कब हुआ था? 1920 में। इसके समाप्ति का कारण चौरी चौरा कांड है, जो कि कब हुआ था, इंपॉर्टेंट है, 5 फरवरी 1922 को। इसकी वजह से ये समाप्त कब हुआ था असहयोग आंदोलन? 12 फरवरी 1922 को। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद स्टार्ट होता है 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 जिसको हम बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन या दांडी मार्च भी बोला जाता है। अब महात्मा गांधी के द्वारा यहाँ पर 12 मार्च 1930 के अंदर दांडी की यात्रा के लिए चले थे। अहमदाबाद से लगभग 385 किलोमीटर दूर ये स्थान है दांडी। इसी वजह से दांडी मार्च भी इसको कहा जाता है। और सविनय अवज्ञा, अवज्ञा मतलब आज्ञा न मानना, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्टार्टिंग हुई थी। इसके जरिए मतलब मेन काम क्या था? नमक कानून तोड़ना। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ अनुयायियों के साथ में महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से अहमदाबाद से कहाँ के लिए पैदल यात्रा शुरू की थी? दांडी मार्च के लिए। दांडी मार्च को ही किसका नाम दिया जाता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। कब हुआ था? 1930 में। इसके अंदर काम क्या किया गया था? नमक कानून को तोड़ना। क्योंकि नमक बनाने का अधिकार सरकार के पास था, किसी सामान्य व्यक्ति को यह अधिकार नहीं था। और इसी की अवज्ञा किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा। कब की गई? चले कब थे? 12 मार्च 1930 को चले थे। दांडी कब पहुंचे? 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी दांडी पहुंचे। 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी दांडी पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने उस कानून को कब तोड़ा था? 6 अप्रैल 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा एक मुट्ठी नमक उठाकर कानून को तोड़ा गया। डेट 6 अप्रैल इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। और यहाँ से 12 मार्च, यहाँ से 5 फरवरी 1922, 1920 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये नहीं कि इनको नहीं याद रखना है, रखना है इनको भी, लेकिन जो बार बार रिपीट होते क्वेश्चन, बार बार पूछे जाते एग्जाम के अंदर, चाहे एसएससी या हरियाणा एसएससी हो या एमटीएस, फेवरेट है ये, तो हर बार पूछा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब जैसे व्यक्तिगत सत्याग्रह है या फिर भारत छोड़ो आंदोलन है, तो ये जब हम राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ते हैं तो उनके अंदर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक ये बहुत हम पढ़ चुके हैं, अभी भी कुछ पुस्तक बची हैं, महात्मा गांधी के नाम बचे हुए हैं कि महात्मा गांधी को किस अन्य नाम से जाना जाता है, वो भी अभी पढ़ेंगे इसी क्लास के अंदर। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके द्वारा फायरिंग करवाई गई? जनरल डायर के द्वारा। जनरल डायर को किसने मारा? उधम सिंह ने। कब मारा? 13 मार्च 1940 को। 1919 के अंदर ही दूसरा आंदोलन खिलाफत आंदोलन। अगर पूछे असहयोग आंदोलन तो कब? 1920 में। समाप्त क्यों हुआ? चौरी चौरा कांड की वजह से। कहाँ पर पड़ता है? गोरखपुर यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर। कब हुआ था ये कांड? 5 फरवरी 1922 को। इसी की वजह से असहयोग आंदोलन मतलब अंग्रेजों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना है, जो भी उनके द्वारा काम दिए जाएंगे उनको खत्म कर देंगे हम। कब समाप्त किया? 12 फरवरी 1922 को। 12 मार्च 1930 में दांडी मार्च या सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया, जिसके जरिए नमक कानून को तोड़ा गया था।
ये नमक कानून मतलब महात्मा गांधी के द्वारा 12 मार्च को साबरमती आश्रम से अहमदाबाद से 78 अनुयायियों के साथ पैदल यात्रा शुरू की थी। धीरे धीरे रास्ते से बहुत सारे लोग महात्मा गांधी के साथ जुड़ने लगे। महात्मा गांधी दांडी पहुंचे थे 5 अप्रैल 1930 को और उन्होंने नमक कानून को कब तोड़ा था? 6 अप्रैल 1930 को। अब पढ़ते हैं महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी गई या फिर महात्मा गांधी को किस नाम से जाना जाता है। कि महात्मा गांधी को एक तो जाना जाता है बापू के नाम से, एक जाना जाता है महात्मा के नाम से, एक इनको दर्जा दिया जाता है राष्ट्रपिता का। अब पहले इन 3 नामों के बारे में पढ़ते हैं कि महात्मा गांधी को सबसे पहले बापू किसने बोला था। 2 व्यक्तियों का नाम आता है, एक तो नाम आता है CF एंड्रूज का और दूसरा नाम आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। पंडित जवाहरलाल नेहरू का बापू सबसे पहले किसने बोला? देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू चाचा, इन्होंने बापू किसको बोला? महात्मा गांधी को। या फिर दूसरे व्यक्ति कौन है? CF एंड्रूज के द्वारा। अगर हम बात करें महात्मा की उपाधि 1917 में चंपारण सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रह की वजह से महात्मा गांधी को, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अगर पूछे राष्ट्रपिता का दर्जा, ये उपाधि किसके द्वारा दी गई? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। वैसे तो महात्मा गांधी को कुली बैरिस्टर भी बोला जाता था क्योंकि उन्हें किसी भी काम से कोई फर्क नहीं पड़ता था, चाहे काम छोटा हो चाहे काम बड़ा हो। इसी वजह से महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के अंदर या अंग्रेजों के द्वारा कुली बैरिस्टर भी बोला जाता था। इसके अलावा महात्मा गांधी को देशद्रोही फकीर बोला जाता था या अर्ध नगन फकीर बोला जाता था। और ये किसके द्वारा बोला जाता था? विंस्टन चर्चिल के द्वारा। विंस्टन चर्चिल के द्वारा ही महात्मा गांधी को क्या कहा जाता था? देशद्रोही फकीर। देशद्रोही फकीर या फिर अर्धनगन फकीर के नाम से किसको जाना जाता था? महात्मा गांधी को। किसके द्वारा कहा गया था? विंस्टन चर्चिल के द्वारा। महात्मा गांधी को तो ये भी कहा जाता है वन मैन बाउंड्री फोर्स। वन मैन बाउंड्री फोर्स के नाम से भी। वन मैन बाउंड्री फोर्स, इसका मतलब है कि एक व्यक्ति पूरी फोर्स के समान है बाउंड्री पर। वन मैन, एक व्यक्ति बाउंड्री फोर्स के समान है। इस नाम से भी किसको जाना जाता था? महात्मा गांधी को। और ये कहा किसने था? माउंटबेटन ने। वन मैन बाउंड्री फोर्स के नाम से भी ये उपाधि भी किसको दी गई थी? महात्मा गांधी को। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं, समाचार पत्र हैं, जिनकी शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा की गई। जैसे अगर हम पुस्तकों में देखो, वैसे तो वीडियो अलग से पुस्तकों की भी आनी है जिनको हम याद करेंगे ट्रिक के जरिए, मतलब एक लिंक के जरिए, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं जैसे कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यानी कि महात्मा गांधी की 1924 तक की जितनी भी घटनाएं घटी उनके जन्म से लेकर सारा वर्णन किस बुक के अंदर हमें लिखा मिलेगा? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये पुस्तक किसकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी की। इसके अलावा जैसे कि ड्रीम्स ऑफ इंडिया, या फिर हम बोल सकते हैं एक पुस्तक थी सुनो विद्यार्थियों, ये भी किसके द्वारा लिखी गई? महात्मा गांधी के द्वारा। सुनो विद्यार्थियों। या फिर एक पुस्तक है हरिजन, मतलब बहुत सारे, हिंद स्वराज हैं।
यहाँ से, और लगभग ये गुजराती भाषा के अंदर ही लिखी गई थी। हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि ये पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई हैं, मतलब ये पुस्तकें किसके द्वारा रचित की गई। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह कौन मानते थे? महात्मा गांधी। हिंद स्वराज, ड्रीम्स ऑफ इंडिया, सुनो विद्यार्थियों, तो ये पुस्तकें किसकी हैं? महात्मा गांधी की। अगर हम बात करें कुछ समाचार पत्रों की, जिसमें हम एक के बारे में बात कर चुके 1904 में, इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर, इंडियन ओपिनियन। इसके अलावा एक है हमारे पास यंग इंडिया, यंग इंडिया। एक है हमारे पास नव जीवन, एक न्यूज़पेपर है हरिजन। देखो, या तो यहाँ से इतना पूछ सकते हैं कि ये अखबार किसके हैं? महात्मा गांधी के, या फिर इनकी भाषा पूछी जा सकती है। इंडियन ओपिनियन को तो हम पढ़ चुके हैं टैग से, तमिल, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती। अगर हम बात करें इन तीनों न्यूज़पेपर की, यंग इंडिया, यंग इंडिया का मतलब है जो हमारा यूथ है, जो नई जनरेशन है, वो किस लैंग्वेज की तरफ ज़्यादा दौड़ रही है? इंग्लिश की तरफ। तो यानी कि यंग इंडिया की जो भाषा है वो कौन सी है? अंग्रेजी भाषा। अगर हम बात करें नवजीवन, थोड़ा सा रिलेट करें, नवजीवन यानी कि नया जीवन मिलना, नवजीवन यानी कि नया जीवन मिलना। अब नया जीवन है, नया जीवन मतलब बर्थ होना, जन्म होना, और जन्म से बच्चा किस लैंग्वेज को सीखता है? अपनी लोकल भाषा को। महात्मा गांधी गुजरात से, तो लोकल लैंग्वेज कौन सी होगी? गुजराती। तो नया जीवन, नया जीवन मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो अपनी किस लैंग्वेज का प्रयोग करता है? लोकल। और महात्मा गांधी की लोकल लैंग्वेज गुजरात से यानी कि गुजराती। नेक्स्ट हरिजन, तो ये हरिजन किस भाषा में था? हिंदी भाषा में। इसके अलावा वैसे हम कांग्रेस के अंदर उस पॉइंट को पढ़ चुके हैं कि महात्मा गांधी के द्वारा कांग्रेस के एक अधिवेशन में अध्यक्षता की गई थी। कब की गई थी? 1924 में। कहाँ के अधिवेशन में की गई थी? बेलगांव के अधिवेशन में, कर्नाटक बेलगांव के अधिवेशन में महात्मा गांधी के द्वारा 1924 में किसकी अध्यक्षता की गई थी? कांग्रेस की। क्लियर है यहाँ तक? बापू के नाम से पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, देशद्रोही फकीर या अर्धनग्न फकीर किसके द्वारा कहा गया था महात्मा गांधी को? विंस्टन चर्चिल के द्वारा। वन मैन बाउंड्री फोर्स के नाम से महात्मा गांधी को किसने पुकारा? माउंटबेटन के द्वारा। ये कुछ पुस्तकें हैं महात्मा गांधी की, ये समाचार पत्र है। यंग नई जनरेशन इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ, नवजीवन नया जीवन छोटा बच्चा किस लैंग्वेज में? महात्मा गांधी गुजरात यानी कि गुजराती भाषा। हरिजन के लिए कौन सी भाषा है? हिंदी। महात्मा गांधी के द्वारा कांग्रेस के एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। कब की गई थी? 1924 में। कहाँ के अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? बेलगांव के अधिवेशन की। अभी भी इस टॉपिक के अंदर हरियाणा से रिलेटेड जो महात्मा गांधी के पॉइंट है वो बचे हुए हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसी वजह से इस वीडियो के अंदर सिर्फ हमने नेशनल के अकॉर्डिंग महात्मा गांधी को कंप्लीट कर लिया। अब जो हरियाणा के अकॉर्डिंग महात्मा गांधी बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।